अच्छा, हाँ जी सर, वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ अमेंडमेंट लेक्चर। ये अमेंडमेंट लेक्चर सीए फाइनल सीएमए फाइनल वालों के लिए है, जिनका अटेम्प्ट मई 26, जून 26 एंड ऑनवर्ड्स है। आप सभी जानते हैं फाइनेंस एक्ट 25, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 25, जुडिशियल नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको नीचे दी गई है। और अब इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल टैक्स वाले अमेंडमेंट सभी को एप्लीकेबल है। सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर देख करके आपका काम नहीं होने वाला। इस अमेंडमेंट लेक्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है प्लीज उसको सॉल्व कीजिएगा। और ये हमारे एमआरपी के अंदर में भी दिया है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। मैक्सिमम जिन बच्चों ने मई 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए क्लास ली है, रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक, इनमें से मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स आपके ऑलरेडी कवर्ड है। तो आपने ये वीडियो को स्पीड में भी देख लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे जनवरी 26 से मई 26 में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको इसे डिटेल में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग अप टू दी अनदर टॉपिक जिसके अंदर में अमेंडमेंट है, चलिए असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट्स करते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है। 143(1) किस बारे में डील करता था? समरी असेसमेंट के बारे में डील करता था। समरी असेसमेंट कब कब किया जा सकता है, इसके डिटेल 143(1) में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसे अर्थमेटिकल एरर मिल जाता है, इनकरेक्ट क्लेम मिल जाता है, या डिडक्शंस आपने अगर क्लेम किए हैं इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, आपने लॉसेस क्लेम किया है बट रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, राइट। इन सब पे तो क्या होता था, समरी असेसमेंट होता ही था। एक और चीज के ऊपर समरी असेसमेंट आ गया है, तो अब समरी असेसमेंट इस पे भी होगा। व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न फॉलोइंग एडजस्टमेंट कैन आल्सो बी डन। कौन कौन से? एनी सच इनकंसिस्टेंसी इन द रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न ऑफ एनी प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब देखिए, ये जो समरी असेसमेंट होता है, जो सिस्टम करता है, राइट, ये समरी असेसमेंट अब किस बेसिस पे भी हो सकता है? जो पास्ट में आपने रिटर्न भरे हैं उस बेसिस पे भी आपका समरी असेसमेंट किया जा सकता है। मतलब पास्ट रिटर्न में मान करके चलिए कुछ इनकंसिस्टेंसी है, या पास्ट रिटर्न के बेसिस पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट की है, तो करंट ईयर के रिटर्न जब आप भरते हैं, इनका समरी असेसमेंट करते वक्त भी उन रिटर्न का रेफरेंस लिया जा सकता है। मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बहुत स्मार्ट मूव है कि लास्ट ईयर के जो रिटर्न है इसकी इंफॉर्मेशन उठा के करंट ईयर के समरी असेसमेंट्स करना बहुत स्मार्ट मूव है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक समरी असेसमेंट हुआ है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन उठा के करंट ईयर के समरी असेसमेंट किए। इज इट अ वैलिड असेसमेंट और नॉट? आपको जवाब देना चाहिए यस इट इज अ वैलिड असेसमेंट, यस इट इज अ वैलिड असेसमेंट। क्लियर है मालिक? यहां असेसमेंट प्रोसीजर के अमेंडमेंट्स होते हैं ओवर। बढ़ते हैं आगे, एक बार चेक कर लो। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर आते हैं, सर्च एंड सीजर के ऊपर। सर्च एंड सीजर के ऊपर लास्ट ईयर भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 के अंदर में ब्लॉक असेसमेंट नाम का कंसेप्ट को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। यस और नो, राइट। अब इस ब्लॉक असेसमेंट के जो असेसमेंट्स है, ये पूरे के पूरे ऑन अ रेगुलर बेसिस चेंज हो रहे हैं, और उस चेंज में एक और चेंज इंक्लूड होता है, वो है ये। सबसे पहले ब्लॉक पीरियड। ब्लॉक पीरियड की डेफिनेशन के अंदर में अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 158(b) के अंदर में। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर के भी ब्लॉक असेसमेंट किया जा सकता है। सो डेफिनेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम now includes virtual digital asset as a part of money, bullion, jewelry, other valuable article or thing, एक्सपेंडिचर एंड इनकम बेस्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम की जो डेफिनेशन है उसमें अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो मान करके चलिए अगर आपका कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट है, अब वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर में बेसिकली क्या आते हैं, बेसिकली इसके अंदर में आते हैं क्रिप्टो और एनएफटीज, बराबर है कि नहीं है, राइट। सो क्रिप्टोज एंड एनएफटीज जो है वो आपने अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो नहीं किया था, सर्च एंड सीजर में मिल जाता है, तो अब इसे भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम में काउंट किया जा सकता है। यस सर, तो ये एक अमेंडमेंट आया। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर्च के अंदर में ये मिला, और उसमें एक और चीज मिलेगी, इसका पास्ट का इन्वेस्टमेंट जो बताया जाएगा उसने सेल भी कर दिया था, देखिए उसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो ये था पहला अमेंडमेंट। यस और नो, राइट, ओके। अभी एक और जगह अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 158(BA) के अंदर में, असेसमेंट ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब देखिए पहले वर्ड्स जो लिखे हुए थे वो ये लिखे थे दैट इट वाज एन असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड। अब यहां पे सिर्फ एक नया वर्ड ऐड किया गया है, नाउ इट इज एन असेसमेंट ऑफ द टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक नए वर्ड का ऐड हो जाना, और ये वर्ड है अनडिस्क्लोज्ड वर्ड।
तो देखिए पहले क्या होता था, जब ब्लॉक पीरियड होता था उसमें असेसमेंट होता था टोटल इनकम का। अब टोटल इनकम मतलब वो भी इनकम इंक्लूड हो जाती थी जो आपने डिस्क्लोज करी हुई है, जबकि सर्च एंड सीजर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर असेसमेंट करना होता है, राइट। अब टोटल इनकम और टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम में क्या फर्क है कि भैया टोटल इनकम के अंदर में डिस्क्लोज्ड इनकम भी इंक्लूड हो रही थी, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को असेसमेंट करना। तो अब इस वर्ड को क्लैरिटी दे दी गई है, टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो ब्लॉक पीरियड के अंदर में आ रही है उसका असेसमेंट अब क्या किया जाएगा, 158 BA के अंदर में किया जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही लॉजिकल अमेंडमेंट है, हालांकि इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का असेसमेंट करेंगे तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का जो कैलकुलेशन है इसके अंदर में चेंज आया है, ये बहुत रेलेवेंट रखता है। सेक्शन 158BB अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, लास्ट ईयर तक के हम टोटल इनकम का असेसमेंट करते थे, मतलब जो आपने डिस्क्लोज करी है वो भी उसके अंदर में इंक्लूड होता था। करंट ईयर से हम सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम का असेसमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, ये जो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म था इसको चेंज कर दिया गया। ये रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना। ये जो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे कंप्यूट होगी, अब हम टोटल इनकम कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, अब हम टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम कंप्यूट कर रहे हैं। तो टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो आपने डिक्लेयर करी है, जो नया रिटर्न भरा जाता है 158BC में वो। तो अब जैसे ही आपका सर्च एंड सीजर होगा, सर्च एंड सीजर होने के बाद क्या होगा, आपको रिटर्न भरना होगा। ये रिटर्न में जो आपने खुद होके अनडिस्क्लोज्ड इनकम ली है सबसे पहले वो कंसिडर की जाएगी। ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो एओ ने डिटरमाइन की है उसे कंसिडर किया जाएगा। मतलब बेसिकली हम टोटल इनकम ना लेके टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम लेंगे जो आपने डिटरमाइन की है या जो एओ ने डिटरमाइन की है। तो ये आ गया हमारा टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम, यस और नो, राइट। अब हमें सिर्फ इतना ही टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानना है। तो पहले क्या होता था, अगर आप लास्ट ईयर तक ये देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐड, बहुत सारी चीजें लेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें टोटल इनकम जो आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था वो भी कंसिडर होता था। अब नए डेफिनेशन के हिसाब से आपको सिर्फ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम निकालनी है, तो फॉर्मेट उस हिसाब से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब आपको अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो आपने रिटर्न में बताई वो लेना है, प्लस अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो एओ ने डिटरमाइन करी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वो लेना है, और इसी को ही आपका टोटल अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ अ ब्लॉक पीरियड माना जाएगा। लेकिन इस इनकम में हमें क्या क्या नहीं लेना है उसकी लिस्ट में भी अपडेट हुआ है, मतलब इसमें क्या क्या कंसिडर नहीं करना है इस लिस्ट में भी अपडेट हुआ है। तो फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन। फर्स्ट, जो आपने ऑलरेडी असेस की है। अब अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तक का जो फॉर्मेट था, राइट, वो ये था कि ये सारी चीजें जो है ना ये आपके अनडिस्क्लोज इनकम में ऐड होती थी। अब ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि अब हम सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं, अनडिस्क्लोज इनकम। तो जो जो चीजें आपकी ऑलरेडी असेस्ड हो चुकी है वो इससे बाजू रखो, जो जो इनकम आपने ऑलरेडी रिटर्न में डिक्लेयर किया है वो भी इसे बाजू रखो बिफोर द सर्च। तो आपने सर्च के पहले जितने रिटर्न भरे थे उसमें जो जो डिस्क्लोज कर दिया है, लॉजिकली उसका काम ही क्या है, बहुत सेंसिबल अमेंडमेंट है, उसका कोई काम नहीं था, उसको बाजू कर दिया, राइट। जो आपकी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने इनकम असेस कर दिया उसको भी बाजू करना है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में अब इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्टिव टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को ढूंढना है। बात समझ में आ रही है। तीसरा, इनकम प्रॉपरली कंप्यूटेड बाय एसएससी एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर विच ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट एक्सपायर्ड। करंट ईयर की इनकम जिसका रिटर्न अब भरना है वो वाली भी इसके अंदर में कंसिडर नहीं करना है, राइट। 1 अप्रैल से लेके इंटीमेशन ऑफ सर्च जब तक के इशू हुआ है वो भी इसके अंदर में कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि देखो करंट ईयर की इनकम जो है जिसका रिटर्न भरना अभी बाकी है वो आप अनडिस्क्लोज कैसे मान सकते हो, उसका तो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ कि डिस्क्लोज करना, तो आप उसको भी अनडिस्क्लोज नहीं मान सकते थे, तो उसको भी बाजू कर दीजिए। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट for which filing of return is not required and pension income in respect of which tax under section 194P is already deducted and return filing is not required। अब देखिए इसी पॉइंट पे क्या होता था, एनआरस को बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ते थे। पूछो कैसे। अब ऐसे एनआर जिसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न शो ही नहीं करना, बराबर है, अब उस बेचारे ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, अब उसकी भी इनकम को अनडिस्क्लोज इनकम मान लेते थे। एनआरआई के बाद में झगड़ा करता था, भैया मेरे को तो रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जबरदस्ती तुम मेरे को अनडिस्क्लोज इनकम क्यों बता रहे हो, जस्ट बिकॉज मैंने रिटर्न नहीं भरा इसका मतलब ये थोड़ी होंगे कि मेरी इनकम अनडिस्क्लोज हो गई। तो उसको भी यहां से बाहर रखा गया। यस, तो बेसिकली क्या अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बहुत रेलेवेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर तक के जब आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम निकालते थे सर्च एंड सीजर के बाद, तो आप सब इनकम इंक्लूडिंग द डिस्क्लोज इनकम भी शो करते थे। करंट अमेंडमेंट क्या आया है, अब आपको टोटल इनकम नहीं सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम शो करनी है।
टोटल अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या, वो जो आपने खुदों के रिटर्न में निकाली या वो खुद जो एओ ने निकाली। यस, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी शो कर दी है, ऑलरेडी असेस हो चुकी है। आप अगर एनआरआई और रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो हम अनडिस्क्लोज इनकम नहीं मान रहे। और जो करंट ईयर जिस साल में रेड हुई है, जिसका अब तक रिटर्न ही भरना बाकी है, वो भी आपके अनडिस्क्लोज इनकम में अब नहीं आएगी। यस, नेक्स्ट पॉइंट, लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन brought forward from the year preceding the block period shall not be set off against the undisclosed income। ब्लॉक पीरियड के पहले अगर कोई लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो इससे सेट ऑफ नहीं होंगे। और ये बात हम लोगों ने सर्च एंड सीजर को डिटेल में पढ़ते वक्त भी बताई थी, लॉजिकल है। अनडिस्क्लोज सर्च में जो इनकम निकली उससे आप कोई लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं कर सकते, लॉजिकल पॉइंट है। However, they can be carried forward for the remaining period after the block period as per the applicable provision। हाँ, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते। यस और नो, राइट। और अगर ये आपने प्रॉपरली कंप्यूट नहीं किया तो ये चीज कौन कंप्यूट करेगा, ये वो कंप्यूट करेगा, ये भी पावर दे रखा है। तो चलो 158BB के अंदर में अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या था, थर्ड टाइम रिकॉल कर लो, लास्ट टाइम तक के, दैट इज लास्ट फाइनेंशियल एक्ट तक के आपने असेस्ड प्लस अनडिस्क्लोज्ड दोनों इनकम को ऐड करते थे। अमेंडमेंट क्या आया है, अब असेस्ड वाली को कंसिडर ही नहीं करना, सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड इनकम को ही कंसिडर करना है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर। क्लियर है मालिक? ओके, अब आते हैं प्रोविजन फॉर ब्लॉक असेसमेंट। सेक्शन 158BC के अंदर में भी क्या आया है, चेंज आया है, ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर द सर्च इज कंडक्टेड एओ शैल इशू द नोटिस फॉर फाइलिंग द रिटर्न। यस और नो, तो जैसी सर्च एंड सीजर कंप्लीट होती है एओ नोटिस देता है कि चल बेटा रिटर्न भर ले रे। तो ये जो रिटर्न भरने का टाइम लिमिट है, राइट, उसको क्या किया जाता था, उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया था। और इसके अंदर में क्या आया है, चेंज आया है। जैसे लास्ट ईयर तक के जो रिटर्न भरने का टाइम लिमिट था वो कंसिडर था मैक्स 60 डेज, और इसको एक्सटेंशन जो था ये दिया नहीं गया था। अब इसको एक्सटेंशन भी क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। तो आफ्टर सर्च इज कंडक्टेड एओ शैल इशू द नोटिस रिक्वायरिंग द असेसी टू फर्निश रिटर्न ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अब यहां पे भी क्या आया है, जहां जहां पे अगर आप देखेंगे ना रिटर्न ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, यहां पहले रिटर्न ऑफ टोटल इनकम वर्ड यूज था। और क्योंकि कहां चेंज आया है, 158BA में अब हम टोटल इनकम नहीं टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम देखते हैं। तो हर जगह पे वही वर्ड रिटर्न ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्लेस किया गया है। फॉर द ब्लॉक पीरियड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ सच नोटिस, तो हमें रिटर्न भरने का टाइम लिमिट कितना देना होता था, ये नोटिस के अंदर में लिखा होता था। मैक्सिमम कितना दिन दिया जाता है, 60 डेज दिया जाता है, राइट। तो जैसी सर्च कंप्लीट हुई, सर्च कंप्लीट होने के बाद एओ नोटिस देगा, एओ नोटिस दे करके बोलेगा चल बेटा रिटर्न भर। ये रिटर्न कितने दिन में भरना है, नोटिस में लिखा होता था। हालांकि मैक्सिमम पीरियड कितना था, 60 डेज। अब नया प्रोविजन क्या आया है, नया प्रोविजन ये है, एन एडिशनल पीरियड ऑफ 30 डेज मे बी ग्रांटेड फॉर फाइलिंग द रिटर्न इफ ऑल 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो आपको नोटिस में जितना पीरियड मिला था वो तो आपको मिला ही है, आपको और 30 दिन मिल सकते हैं, 30 डेज एडिशनल मिल सकते हैं अगर आप 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करते तो। कंडीशन नंबर 1, सर्च मस्ट बी इनिशिएटेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ROI ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर्च कब कंडक्ट होनी चाहिए, रिटर्न फाइलिंग के डेट के पहले। Assessee is liable to get his books of accounts audited। assessee का अगर books of accounts audit होते हैं तो accounts of that previous year has not been audited, तो last year का audit हुआ था, current year का audit नहीं हुआ as on the date of issue of notice, and assessee request in writing for an extension of time। yes, assessee एक application ले देता है कि भैया मेरे टाइम लिमिट को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। तो चलिए कट शॉर्ट करते हैं। जब भी सर्च कंडक्ट होता है, सर्च कंडक्ट होने के बाद एओ नोटिस देता है assessee को रिटर्न भर अनडिस्क्लोज्ड इनकम का। ये रिटर्न कितने दिन में भरा जाता है, नोटिस में लिखा होता है। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 60 डेज। क्या ये 60 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है, यस। कितने दिन से, 30 डेज से। कब, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने पे। पॉइंट नंबर 1, सर्च कब हुई होगी, रिटर्न भरने से पहले, दैट इज सर्च इज इनिशिएटेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का रिटर्न करंट ईयर में आएगा, करंट ईयर के लास्ट ईयर के रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले, मतलब जुलाई या अक्टूबर से पहले होनी चाहिए सर्च। दूसरा, लास्ट ईयर का ऑडिट होना चाहिए, करंट ईयर का ऑडिट का टाइम लिमिट खत्म नहीं होना चाहिए। एंड आपने क्या करना है, एप्लीकेशन देना है कि भैया मेरे को एक्सटेंड करके दीजिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो आपका ब्लॉक असेसमेंट का रिटर्न है वो 60 डेज तक के मैक्सिमम भरा जा सकता है विद 30 डेज ऑफ एक्सटेंशन। क्लियर? एक और सेक्शन में अमेंडमेंट आया है, सेक्शन 158BD, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन। अब ये क्या है, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन? यस, ओके। देखिए, अगर मान के चलिए आपके घर पे रेड हुई है,
पर आपके यहाँ किसी और का सामान मिलता है, आपके यहाँ किसी और का सामान मिलता है, तो मान के चलिए मेरे घर पे रेड हुई, राइट। लेकिन मेरे घर पे जब रेड हुई तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भानुप्रिया आर्या के घर पे क्या मिला, उसके कुछ सामान मेरे घर पे मिले। तो भानुप्रिया का सामान किसके घर पे मिला, विजय के घर पे मिला, बराबर है। अब एओ क्या कर सकता है, विजय पे तो असेसमेंट करेगा ही आफ्टर सर्च एंड सीजर फॉर द ब्लॉक पीरियड, लेकिन भानु के घर पे भी असेसमेंट करने का क्या मिल जाता है, उनको पावर मिल जाता है, जिसे कहा जाता है असेसमेंट ऑन अदर पर्सन, जिसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट ऑन अदर पर्सन। तो विजय के घर पे रेड हुई, असेसमेंट ऑन एसएससी। भानु के घर पे रेड हुई, विजय के जगह पे भानु के गुड्स मिले थे तो भानु के ऊपर असेसमेंट हुई, दिस इज कॉल्ड एज असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन। यस, सो ब्लॉक पीरियड ऑफ अदर पर्सन इज डिफाइंड नाउ। If there is only one such person relevant to the other person, then the block period of such other person shall be same of that searched person. अब उसका ब्लॉक पीरियड क्या होगा, भानुप्रिया का ब्लॉक पीरियड क्या होगा। अगर मान करके चलिए मेरे घर पे सिर्फ भानु के घर से रिलेटेड क्या मिले, गुड्स मिले, मेरे दिमाग में आ रहा था उससे रिलेटेड कपड़े मिले, गड़बड़ हो जाती। तो मान के चलिए मेरे घर पे क्या मिला, भानु से रिलेटेड क्या मिला, गोल्ड मिला, ज्वेलरी मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा मिला। तो ऐसे केस में एक ही पर्सन है जिसके डिटेल्स मेरे घर पे मिले हैं, उस एक पर्सन का ब्लॉक पीरियड सेम रहेगा जो विजय का ब्लॉक पीरियड है। तो विजय का ब्लॉक पीरियड राइट से 6 असेसमेंट ईयर का है, भानु का भी ब्लॉक पीरियड सेम हो जाएगा, उसके ऊपर भी 6 साल के असेसमेंट होंगे। क्लियर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि विजय के घर पे विजय के 2 दोस्तों के क्या मिले, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, एक मिला भानु का, और मान के चलिए मेरा एक और दोस्त है जतिन, उसका। ठीक है, तो अब विजय के घर पे मोर देन 1 पर्सन का क्या मिल गए, गुड्स मिल गए। अब मेरे साथ साथ वो लोग भी फंसेंगे, तो भानु पे तो असेसमेंट होना ही था, जतिन पे भी अब असेसमेंट होगा। तो इफ देयर आर मोर देन 1 सच पर्सन relevant to the other person, the block period of such other person shall be same as that of searched person whose block period end on the latest date among all such search person। मतलब क्या भैया, उनका भी ब्लॉक पीरियड सेम डेट पे एंड होगा जब मेरा ब्लॉक पीरियड एंड। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड पॉइंट जो है जब मेरा खत्म हो रहा, एंड डेट भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान के चलिए सिर्फ भानु का क्या मिला, सिर्फ भानु का भानु के वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिले, मेरा पीरियड उसका पीरियड स्टार्टिंग भी सेम एंड भी सेम। एक से ज्यादा लोगों का मिला तो ऐसे केस के अंदर में हमारा एंड पीरियड जो रहेगा वो सेम होगा। स्टार्ट पीरियड कैन बी डिसाइडेड बाय एओ, स्टार्ट पीरियड कैन बी डिसाइडेड बाय एओ। क्लियर है मालिक, एक बार इसे वापस से रीड कीजिए। है मालिक, ओके। तो एक और जगह अमेंडमेंट आया है, 158 बीई के अंदर में। 158 बीई ब्लॉक असेसमेंट को खत्म करने का टाइम लिमिट देता है डिपार्टमेंट द्वारा। अब जनरली ब्लॉक असेसमेंट कब तक कंप्लीट किया जाता था, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड, दैट इज सर्च इज कंप्लीटेड नॉट इनिशिएटेड। तो ब्लॉक असेसमेंट कब कंप्लीट होता था, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। तो सर्च जब कंप्लीट हुई, राइट, उस क्वार्टर एंड से 12 मंथ्स के अंदर में आपको पूरा असेसमेंट जो है सर्च का वो कंप्लीट करना था। अब देखिए यहां पे हुआ है कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिटर्न भरने का टाइम लिमिट जो है, राइट, क्या इसे 30 दिन से एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रिटर्न भरने का जो टाइम लिमिट है वो 1 मंथ से क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। अब जब रिटर्न भरने का टाइम 1 मंथ से एक्सटेंड हो रहा है तो असेसमेंट करने का भी टाइम 1 मंथ से एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेरी लॉजिकल कि आपका रिटर्न भरने का टाइम, क्योंकि रिटर्न भरने के बाद ही असेसमेंट आफ्टर सर्च एंड सीजर हो सकता है, तो रिटर्न भरने के टाइम को अगर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है तो असेसमेंट करने के टाइम लिमिट को भी क्या मिलना चाहिए, एक्सटेंशन मिलना चाहिए। यही अमेंडमेंट यहां पे भी हुआ है। जनरली असेसमेंट करने का टाइम लिमिट क्या है, सर्च जब भी होता है, सर्च जिस मंथ में कंप्लीट होता है उस क्वार्टर एंड से 12 मंथ के अंदर में कंप्लीट होता है। लेकिन ये 12 मंथ कितने हो जाएंगे, 13 मंथ्स हो जाएंगे अगर आपको टाइम लिमिट जो है रिटर्न फाइलिंग का वो 30 डेज से एक्सटेंड किया, तो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट भी 1 मंथ से एक्सटेंड हो जाएगा। मेक सेंस? कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, यस और नो, राइट, ओके। नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है सर्च एंड सीजर के ही एक और सेक्शन में, सेक्शन 132। ये मेजर सेक्शन है सर्च का। अब सेक्शन 132 के हिसाब से जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक के रखे जा सकते थे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जा सकते थे 30 डेज तक के। अब इस टाइम लिमिट को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। द टाइम लिमिट फॉर रिटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मान के चलिए अगर आपका सर्च एंड सीजर हो जाता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कब तक के रख सकते हैं, नाउ इज 1 month from the end of the quarter in which order of assessment or reassessment is passed।
तो भैया पहले क्या होता था, जैसे असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीट हुआ वहां से 30 डेज के अंदर में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी है, आप कीप कर सकते हैं। अब टाइम लिमिट कितना मिल गया है, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज पास्ड, राइट, ओके। और एक और जगह अमेंडमेंट हुआ है, एक सेक्शन हुआ करता था 158 BI, इस सेक्शन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। और ये बेसिकली सेक्शन बताता था कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर में ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है, वो हटा दिया गया है। यस, तो डिपार्टमेंट अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक के रख सकता है, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज पास। जो पहले 30 डेज था, टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। रहने वाली यस, इन सभी चीजों में मुझे ऐसा लगता है अब काम की चीज क्या है, देखो सबसे ज्यादा काम की चीज है टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम को कैसे कंप्यूट करना है, ये मेरे को ऐसा लगता है सबसे काम की चीज है। बाकी अमेंडमेंट पूरे सर्च एंड सीजर में बहुत सारा है, राइट। चलिए एक बार गो थ्रू कर लीजिए इस चीज को वापस से एंड विल मूव अहेड। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जिसमें अमेंडमेंट आया है वो है अपील। अपील और रिवीजन बेसिकली एक ही चैप्टर है फाइनल के, अलग अलग पढ़ाए जाते हैं फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, क्योंकि प्रोविजंस अलग अलग है। अब यहाँ पे सेक्शन 246A के अंदर में अमेंडमेंट आया है। अब ये 246A क्या था, 246A बताता है किन किन ऑर्डर के खिलाफ आप CIT अपील या JC अपील को अपील कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आप कर सकते हो, इंटीमेशन ऑर्डर के खिलाफ आप कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के खिलाफ कर सकते हो, इनफैक्ट पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप अपील कर सकते हो। तो पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। इस पेनल्टी ऑर्डर वाले सेक्शन में एक सेक्शन ऐड हुआ है और वो क्या है कि भैया अब अपील की जा सकती है CIT अपील को या ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स को फॉर द पेनल्टी ऑर्डर गिवन अंडर सेक्शन 275। तो सेक्शन 275 सब सेक्शन 2 के अंदर का जो पेनल्टी ऑर्डर है, इस पेनल्टी ऑर्डर से अगर एसएससी अग्रीव्ड है तो वो CIT अपील्स में जा सकता है। तो CIT अपील्स में आप किस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा सकते हो, इस लिस्ट में एक और आइटम ऐड किया गया है, द पेनल्टी ऑर्डर विच इज गिवन अंडर सेक्शन 275 सबसेक्शन 2। बस ये एक चीज ऐड हुई है। तो देखिए पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ आप जा सकते हो, बस इसमें एक लिस्ट में ऐड हुआ है 275 सबसेक्शन 2, काम खत्म। अपील में यही एक अमेंडमेंट है। आते हैं रिवीजन की ओर, आते हैं रिवीजन की ओर। रिवीजन 263 264, 263 264 दोनों जगह अमेंडमेंट हुआ है, राइट। अमेंडमेंट कहां हुआ है, बेसिकली आपका असेसमेंट कब तक कंप्लीट होता है, तो 263 का टाइम लिमिट अलग है, 264 का टाइम लिमिट अलग है, लेकिन इस टाइम लिमिट को काउंट कैसे करना है उसके डेट में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। उसके डेट में क्या किया गया मालिक, चेंज किया गया है। तो ज्यादा ध्यान से सुनना, CIT कब तक के 263 का रिवीजन कर सकता है, तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं। जब भी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है दैट एनी ऑर्डर विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू पास किया गया है, तो डिपार्टमेंट खुद होकर स्यू मोटो 263 कर सकता है, करेक्ट। अब ये ऑर्डर डिपार्टमेंट कब तक के पास कर सकता था, द टाइम लिमिट इज 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास्ड। टाइम लिमिट क्या था रिवीजन ऑर्डर पास करने का, 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज पास। तो लेट्स से एओ ने ऑर्डर पास किया जुलाई 25 में, तो इस फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज 26 से कितने साल, 2 साल, 28 तक के क्या किया जा सकता था, कभी भी 263 का ऑर्डर पास किया जा सकता था। अब ये 2 ईयर्स काउंट कैसे करेंगे, इसके अंदर में चेंज आया है। While counting the period of 2 years, the period for which stay order has been passed by the court, starting from the date of stay to the date certified copy for vacating the stay is received, shall be excluded। अब उन्होंने क्या किया है, देखिए क्या होता था, जब ये टाइम लिमिट काउंट किया जाता था तो इसके अंदर में कोर्ट ने अगर मान के चलिए 4 महीने का स्टे लगाया है, तो आपको फिर ये 4 महीने और एक्सटेंड करके मिलने चाहिए ना 2 ईयर्स में ऑर्डर पास करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जब तक के स्टे लगाया है तब तक के डिपार्टमेंट तो कुछ कर ही नहीं पाया होगा। तो अगर डिपार्टमेंट के 4 महीने वेस्ट हुए हैं तो उनको ओवरऑल टाइम पीरियड के अंदर में ये 4 महीने इंक्लूड करके मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, दैट मेक सेंस। अब उन्होंने क्या बोला कि जब हम ये 2 साल काउंट करते रहेंगे, अगर मान करके चलिए कि कोर्ट ने 4 महीने के लिए स्टे लगाया था, तो CIT को ये ऑर्डर पास करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 2 ईयर्स तो था ही, इस 2 ईयर्स के अंदर में प्लस 4 मंथ्स भी काउंट किया जाएगा, अब बन जाएगा 2.4 मंथ। CIT अपना 263 का रिविजन ऑर्डर कवर किया जाएगा। तो 2 मंथ्स के अंदर में क्या एक्सक्लूड किया जाता है, जितना पीरियड जब तक के आपको स्टे का कॉपी मिला है तब तक के क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। क्लियर है मालिक बात, यस। तो बेसिकली
हम जब भी कहते हैं ना ये टाइम एक्सक्लूड होगा, मतलब वो ओवरऑल टाइम लिमिट में क्या करेगा, बढ़ के मिलेगा। देन सिमिलर अमेंडमेंट 264 में भी हुआ है। 264 दो बेसिस पे किया जा सकता है, 264 ओन मोशन पे भी होता है और 264 एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी पे भी होता है। यस और नो? जनरली 264 में वो ऑर्डर कवर किए जाते हैं विच इज अग्रीव्ड बाय एसएससी। तो ऐसा कोई ऑर्डर पास किया गया है जिसमें एसएससी अग्रीव्ड है, तो उस केस के अंदर में 264 का एप्लीकेशन इधर स्यू मोटो होता है और डिपार्टमेंट द्वारा भी हो सकता है। अगर आप स्यू मोटो कर रहे हैं, राइट, दैट इज डिपार्टमेंट स्यू मोटो कर रहा है, तो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो उस केस में ऑर्डर पास करने का टाइम है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। अब अगेन कोर्ट ने अगर स्टे ऑर्डर लगाया है, अगेन कोर्ट ने क्या किया, स्टे ऑर्डर लगाया है, मतलब उतने पीरियड डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाया होगा, तो डिपार्टमेंट को वो 4 मंथ क्या होने चाहिए, एक्सटेंड करके मिलने चाहिए। तो वाइल काउंटिंग द पीरियड ऑफ स्टे ऑफ 2 ईयर्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टे ऑर्डर, और इस केस में भी अलग अलग ईयर, तो जितना टाइम स्टे लगा था उतना टाइम क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, मतलब वो आपके ओवरऑल टाइम में बढ़ के मिल जाएगा। यस, तो सिमिलर अमेंडमेंट है 263 264 के अंदर में, ये स्टे ऑर्डर का जितना टाइम पीरियड है वो आपके ओवरऑल टाइम में इंक्लूड करके मिल जाएगा, काम खत्म। चलिए मालिक, नेक्स्ट चैप्टर के अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का अमेंडमेंट है एग्जामिशन का। अब ये रिलेटेड है किससे, एनपीएस वात्सल्य स्कीम से। आपने अगर डिडक्शन वाला पार्ट देख लिया होगा जो पार्ट 1 के अंदर में कवर्ड है, तो उसी से ये कनेक्टेड है। सबसे पहले हम वापस से डिस्कशन करते हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम क्या है। तो देखो, एनपीएस वात्सल्य स्कीम के अंदर में क्या किया जा सकता है, विजय माइनर के नाम से क्या कर सकता है, अकाउंट ओपन कर सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम का किसके नाम से ओपन कर सकता है, माइनर के नाम से वो ओपन कर सकता है। कमिंग अप टू द पॉइंट, अब ये माइनर एनपीएस, दैट इज माइनर के अकाउंट से अगर हम कुछ पार्शियल विड्रॉल करते हैं, क्या करते हैं, पार्शियल विड्रॉल करते हैं, 25% एग्जम्प्ट, 75% टैक्सेबल, काम खत्म। तो मान के चलिए विजय क्या करता है, विजय के बेटे स्वास्तिक के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट से विजय क्या करता है, विड्रॉ करता है। कितने रुपीज विड्रॉ किए, लेट्स से 100 रुपीज विड्रॉ किए, 25 क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, 75 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, काम गेम। तो विजय ने अगर माइनर के एनपीएस अकाउंट से विड्रॉ किया, पार्शियल विड्रॉ किया, 25 इज एग्जम्प्ट, 75 इज टैक्सेबल, खत्म बात। 10 12 बी मुझे लगता है एमसीक्यू पॉइंट पे आ सकता है। तो any payment from NPS trust to an SSC under the partial withdrawal made out of the minor under the NPS Vatsalya scheme shall be exempt to the extent it does not exceed 25%. So basically 25 is exempt, 75 is taxable. खत्म बात, चेक कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर में जो अमेंडमेंट आता है वो आता है, आप इसे सेट ऑफ कह लीजिए, आप इसे एमलगमेशन डीमर्जर कह लीजिए, एक ही बात है। तो टैक्सेशन ऑफ एमलगमेशन डीमर्जर, तो जितने बच्चे अपने कंसाइज को रेफर कर रहे हैं आपको ये टैक्सेशन ऑफ एमलगमेशन एंड डीमर्जर में मिल जाएगा। अर्लियर क्या होता था और अब क्या हुआ है, देखिए जब भी एमलगमेशन होता है या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एमलगमेशन या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, प्रोपराइटर कंपनी में कन्वर्ट हो गया, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, इसको हम कहते हैं बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी एमलगमेशन होता था या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता था, तो जो बिजनेस लॉसेज है उसको 8 इयर्स का फ्रेश ईयर्स मिलता था। इसको आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए विजय लिमिटेड का अमलगमेशन हुआ, बिजनेस लॉस विजय लिमिटेड के थे जो 4 साल ऑलरेडी हो चुके थे, तो बेसिकली बिजनेस लॉस 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था। लेकिन अगर विजय लिमिटेड एमलगमेट हो जाता था तो जो न्यू कंपनी होती थी वो इस लॉस को 8 असेसमेंट ईयर फ्रेश ईयर के लिए क्या करती थी, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करती थी। अब लॉ मेकर बोलते हैं यार हमारा बेसिक इंटेंशन ऑफ लॉ ये था कि लॉसेस 8 इयर्स के लिए ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन लोग एमलगमेशन करके उस 8 इयर्स को एक्सटेंड कर डालते थे एग्जिस्टिंग कंपनी प्लस न्यू कंपनी के साथ। इस स्ट्रक्चर में लॉ मेकर्स को समझ में आ गया ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अमलगमेशन एंड डीमर्जर्स में अमेंडमेंट लेकर, सॉरी अमलगमेशन एंड बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में अमेंडमेंट लेकर के आया कि जब भी अमलगमेशन होगा, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होगा, सेक्शन 72A के तहत ओल्ड कंपनी के जो लॉसेस है न्यू कंपनी सेट ऑफ करना चाहेगी, ये सिर्फ बैलेंस पीरियड के लिए होंगे। तो विजय लिमिटेड अगर लॉस को 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर चुकी है, एमलगमेशन या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिर्फ बैलेंस 4 के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये अमेंडमेंट सेक्शन 72A 72AA दोनों के अंदर में आया है। तो
if amalgamation or conversions takes place after 1/4/2025, business losses cannot be carried forward for more than 8 years from the immediately succeeding assessment year for which the loss was first computed. Basically अब सिर्फ बैलेंस ईयर के लिए ही ये लॉस क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. ठीक है जी मालिक. सेम अमेंडमेंट यहां पे भी आया है, ये भी अमेंडमेंट ओवर हुआ. चलिए सर आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर, जो आया है टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट आया है टीडीएस के 194 एलबीसी में. दोनों को इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनना. हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की कोई भी इनकम जो एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन से आई है वो टोटली एग्जम्प्ट की जाती है अंडर सेक्शन 1023 डीए. तो अगर कोई सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है उसकी इनकम आउट ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी टोटली क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है. यस. अच्छा, जैसे एक इन्वेस्टमेंट फंड को अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है यूनिट होल्डर को, वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है यूनिट होल्डर को. अब होता क्या था, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जब अपने यूनिट होल्डर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता था, ये अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ होता था तो टीडीएस डिडक्ट होता था 25% से. यही अगर अदर होता था, रेसिडेंट एसएससी, तो 30% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, और नॉन रेसिडेंट का रेट इन फोर्स से टीडीएस डिडक्ट होता था. रिसेंटली टीडीएस के अंदर में जितने सारे चेंजेस आए उनमें 194 एलबीसी में भी चेंज आया, और चेंज ये है कि अब अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट अपने यूनिट होल्डर को क्या कर रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ हो चाहे वो अदर हो, टीडीएस रेट विल बी 10%, गेम ओवर. हालांकि नॉन रेसिडेंट का जो रहेगा वो रेट इन फोर्स ही रहेगा. तो 194 एलबीसी टीडीएस रेट में अमेंडमेंट हुआ है. कौन टीडीएस करेगा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट. किसका टीडीएस करेगा? अपने मेंबर्स का. तो भैया जब भी ये करेंगे टीडीएस का रेट पहले 25 और 30% था, अब है 10%, स्टैंडर्ड, गेम ओवर. अमेंडमेंट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के ओवर हुए. बाकी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो कंसेप्ट है यहां पे कहीं कोई चेंज नहीं है. चेक कर लीजिए जी. चलिए मालिक, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता ही है, हर अटेम्प्ट के अंदर में आता है. मैं देखो जितने भी बच्चे ये अमेंडमेंट लेक्चर देख रहे हैं ना, मैं उनको एक बात कहना, देखिए कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. अगर आप उसको ढंग से कर लेते हैं, आपका डीटी आराम से निकल जाए, अलॉन्ग विथ एग्जाम्शन निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा. अब आप पूछेंगे कि सर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एबीसी एनालिसिस में डाल दिया है. मैं हर बार एबीसी एनालिसिस निकालता हूं, और ये एबीसी एनालिसिस मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूं. ये एबीसी एनालिसिस अगर आप देख के जाते हैं आपको बहुत ज्यादा जेन्युइनली हेल्प हो जाएगी. आप उतना सिर्फ करके जाइएगा, आपका कंफर्म रिजल्ट आएगा. अब आते हैं किसके ऊपर? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर. अब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर ध्यान से सुनते हैं हम, राइट, कि क्या किया जा रहा है. देखिए क्या होता था, 12AB में सबसे पहला एक अमेंडमेंट आया है. 12AB रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर के डील करता है. अब देखिए होता क्या था, लास्ट ईयर तक के ऐसा होता था कि अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वही इनकम्प्लीट है, तो इसे स्पेसिफिक वायलेशन माना जाता था, एंड देन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अटैच होते थे. अमेंडमेंट क्या आया है? अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है जो कहता है कि अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो पहली बात तो इसे स्पेसिफिक वायलेशन नहीं माना जाएगा ट्रस्ट की तरफ से, और ना ही इस बेसिस पे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा. क्योंकि देखिए जनरली क्या होता था, जब भी स्पेसिफिक वायलेशन होता था ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता था. तो अब एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है कि अगर ट्रस्ट का जो एप्लीकेशन है वही इनकम्प्लीट है तो पहली बात इसे स्पेसिफिक वायलेशन नहीं माना जाएगा. दूसरा, इस बेसिस पे सीआईटी कैन नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. खत्म बात. सो an incomplete application for registration will not be regarded as specific violation, nor it will serve as a ground for cancellation of registration. मुझे लगता है इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसके अंदर में आपको क्या किया जाएगा, आपको लिख करके दिया जाएगा कि यार सीआईटी के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. एक एप्लीकेशन इनकम्प्लीट था तो सीआईटी ने क्या किया, इस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. इज द एक्ट ऑफ सीआईटी करेक्ट इन लॉ? आपको लिखना है नहीं, यही अमेंडमेंट है. खत्म बात. डन. चेक करिए. डन वाली? ओके चलो जी. तो ये था आपका सेकेंड अमेंडमेंट. ठीक है, अब हम चल रहे हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की ओर. अब फर्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ है जरा ध्यान से सुनिएगा. जनरली ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है? चलो जल्दी से सभी लोग बात करो और
रिकॉल करने की कोशिश करो, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है मालिक? 5 साल के लिए होता है। यस, अब जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है जो कितने साल के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है, राइट? अगर 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 इसे 10 ईयर्स करना है तो क्या कोई ऑप्शन था? द आंसर इज नो। अच्छा, दूसरी बात, जो छोटे ट्रस्ट थे ये क्यों हर 5 साल के अंदर में सेम प्रोसेस कर? नहीं करना चाहिए। इसी के लिए सरकार ने एक ऑप्शन ओपन कर दिया इस साल से। अगर आप ऐसे ट्रस्ट है जिनके लास्ट 2 ईयर्स का इनकम विदाउट क्लेमिंग एग्जम्पशन 5 करोड़ या उससे नीचे है, मतलब ये हो गए छोटे ट्रस्ट। तो छोटे ट्रस्ट यहां लॉ किसको मान रहा है? जिनके टोटल इनकम विदाउट क्लेमिंग एग्जम्पशन 5 करोड़ या उससे नीचे है। तो अगर आप ऐसे कोई ट्रस्ट है जिनके लास्ट दोनों सालों के टोटल इनकम 5 करोड़ या उससे नीचे है, तो इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स आपको 10 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो छोटे ट्रस्ट बार बार कंप्लायंस करें, इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक ही चीज कर दी कि अगर आपके टर्नओवर जो है, सॉरी, टोटल इनकम जो है वो 5 करोड़ या उससे नीचे है, तो इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स आपको 10 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये सेकेंड अमेंडमेंट है। तो इफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इट्स टोटल इनकम इज 5 करोड़ और लेस, 5 करोड़ और लेस इन ईच ऑफ 2 ईयर, दोनों सालों में, then the approval will be for 10 years instead of 5 years। 2 अमेंडमेंट हुए। पहला अमेंडमेंट क्या है? अगर एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले दोनों सालों की जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से नीचे है, आपको 5 साल की जगह 10 साल मिलेगा। सेकंड अमेंडमेंट क्या है? ट्रस्ट के 12 AB के अंदर में कि अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उसे स्पेसिफिक वायलेशन नहीं माना जाएगा और इस चक्कर में CIT रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता। क्लियर है मालिक? ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन। स्पेसिफाइड पर्सन को अगर क्या प्रोवाइड किया जाता है मालिक? स्पेसिफाइड पर्सन को अगर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ट्रस्ट के द्वारा, तो इसके ऊपर हायर रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है। किसको? ट्रस्ट को हायर रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है। कहां अमेंडमेंट आया है? सबसे पहले क्लॉज बी के अंदर में अमेंडमेंट आया है। कोई भी व्यक्ति जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 1 लाख के ऊपर या इन एग्रीगेट 10 लाख के ऊपर साल भर में, इसे स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट। टीटीडी में अगर कोई 1 लाख के ऊपर का कंट्रीब्यूशन करता है तो उन्हें क्या किया जाता है? कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो अब अगर किसी ने वन टाइम 1 लाख के ऊपर पे किया, तिरुपति ट्रस्ट ने इनके ऊपर क्या किया? कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, तो तिरुपति ट्रस्ट नीड टू पे टैक्स एट द हायर रेट। अच्छा, एक टाइम पे 1 लाख से ऊपर नहीं किया पर साल भर में इन एग्रीगेट 10 लाख के ऊपर कर दिया, तो भी ये स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो अब स्पेसिफाइड डेफिनेशन की पर्सन में वो लोग भी कवर होंगे जिनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ पर्टिकुलर टाइम 1 लाख के ऊपर जाए या इन अ ईयर 10 लाख के ऊपर जाए। क्लियर है मालिक? ओके। Relative of the aforesaid substantial contributor shall not be included as a person in specified in this section। हाँ, कंट्रीब्यूशन मैंने किया, मेरे रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मेरी एक सिस्टर है सुरभि, ठीक है, नालायक लड़की। वो बहन है, आपको पता है क्या बोलूं, वो क्या होता है, सुरभि को टीटीडी की तरफ से कोई बेनिफिट मिला, वो स्पेसिफाइड पर्सन में काउंट नहीं होगी। एनी कंसर्न इन विच एनी सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट shall not be included in a person of specified in this section। मान के चलिए विजय पार्टनर है किसी फर्म के अंदर में, यस सुनो, विजय क्या है? पार्टनर है किसी फर्म के अंदर में, लेट्स से एकत्वम, ठीक, एकत्वम को अगर कोई बेनिफिट दे रहे हैं, ये स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएगा। तो स्पेसिफाइड पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है? पॉइंट नंबर 1, विजय अगर 1 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है या विजय 10 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है साल भर में, तो विजय स्पेसिफाइड पर्सन है। पर विजय के रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। विजय अगर किसी फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है तो वो फर्म स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। क्लियर है? पढ़िए इसे। और यहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट के भी अमेंडमेंट हमारे क्या होते हैं? ओवर होते हैं। चेक कर लीजिए। यस सर। तो बात है पेनल्टीज की अमेंडमेंट्स के ऊपर। पेनल्टीज टॉपिक में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 270AA के अंदर में 270AA बेसिकली पावर देता है किसको? एओ को,
कि वो पेनल्टी से इम्यूनिटी दे सकता है। अब ये जो पेनल्टी से इम्यूनिटी देने का जो ऑर्डर था, इसका जो टाइम लिमिट था ये पहले हुआ करता था 1 मंथ, अमेंडमेंट हुआ है, इसका टाइम लिमिट हो चुका है 3 मंथ्स। चेक कीजिएगा, द AO shall pass an order accepting or rejecting the application for immunity within 3 months from the end of the month in which such application is received। और हाँ, इम्यूनिटी देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना मैंडेटरी है। तो बेसिकली ये जो इम्यूनिटी एक्सेप्ट करना या इम्यूनिटी रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर पहले टाइम लिमिट 1 मंथ था, उसको 3 मंथ्स कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है मल्टीपल सेक्शन अमेंडमेंट, सेक्शन 271C, सेक्शन 271CA, सेक्शन 271D, सेक्शन 271DA, सेक्शन 271DB और सेक्शन 271E। मतलब बेसिकली 6 सेक्शन में क्यूमुलेटिव अमेंडमेंट हुआ है। इन सारी पेनल्टीज को लगाने का पावर पहले जेसी के हाथ में था, ये पावर निकाल के एओ के हाथ में डाल दिया है। मतलब अब इन सारे 6 सेक्शन के अंदर में पेनल्टी लगाने का पावर किसके हाथ में आ गया? एओ। तो ये है सेकेंड अमेंडमेंट, राइट। और ये सारी जो पेनल्टीज है ये हमारे कंसाइज के अंदर में मिसलेनियस प्रोविजन में आपको दिख जाएगी, वहां पे हमने ऑलरेडी ये लगा के रखा है, यस। नेक्स्ट आता है नॉन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टीसीएस, नॉन डिपॉजिट ऑफ टीसीएस सेक्शन 276BB। अब देखिए, नॉन डिपॉजिट ऑफ टीसीएस के लिए प्रोसिक्यूशन ऐड किया गया है। तो पहले से प्रोसिक्यूशन किसके लिए होता था? टीडीएस अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो। अब टीसीएस भी अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन आया है। हालांकि प्रोसिक्यूशन सेम है, 3 months to 7 years इफ नॉट डिपॉजिटेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न। तो पहले ये सिर्फ टीडीएस के लिए था, इस साल ये टीसीएस के लिए भी आ गया है। तो अगर आपने टीसीएस जो है डिपॉजिट नहीं किया तो आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है 3 months to 7 years का। यस मालिक, चलो जी एक बार ये चेक कर लीजिए, यहां हमारे पेनल्टीज भी ओवर हुआ। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं, VDA, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन ऑफ VDA। सबसे पहली बात तो यहाँ पे बड़ा अमेंडमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी को रिमूव कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 25 से जो इक्वलाइजेशन लेवी लगा करती थी, इसे क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट है 285BAA के ऊपर। देखिए, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जब भी होता है, इसके रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम सबमिट करना है। सो न्यू सेक्शन रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो एसेट, दिस इज सिमिलर टू 285BA। तो आपको अगर याद होगा तो 285BA के अंदर में जैसी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, वैसे BAA में क्रिप्टो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। यस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जैसे रिपोर्ट किया जाता है वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज को भी रिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि इससे रिलेटेड फॉर्म और इससे रिलेटेड ड्यू डेट आनी बाकी है, राइट। आते हैं थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर, क्योंकि पहले 2 अमेंडमेंट इतने रिलेवेंट नहीं थे। अब आते हैं थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर। VDA की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है, VDA की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है। अब तक VDA, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर में हम क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड करते थे, हम NFTs को इंक्लूड करते थे, या अदर डिजिटल एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है हम उसको इंक्लूड करते थे। एक फोर्थ पॉइंट और ऐड हो चुका है, एनी क्रिप्टो एसेट बीइंग अ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द वैल्यू दैट रिलाइज ऑन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और अ सिमिलर टेक्नोलॉजी टू वैलिडेट एंड सिक्योर द ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट सच एसेट इज इंक्लूडेड इन अबव। तो अगर आप कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हैं और इस डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो किसी क्रिप्टो करेंसी से डिराइव होता है, इस डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो क्रिप्टो करेंसी से अगर डिराइव होता है, तो ऐसे केस में वो जो क्रिप्टो एसेट है उसे भी हम VDA मानेंगे। तो अब VDA के डेफिनेशन में बेसिकली 3 चीजें हैं, पहला क्रिप्टो करेंसी, दूसरा NFT और तीसरा ऐसा कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन, राइट, जिसका अल्टीमेट वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? क्रिप्टो के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्लियर है मालिक? चेक कर लीजिए। हाँ जी सर। तो एक और अमेंडमेंट आ रहा है टनेज टैक्सेशन से। टनेज टैक्सेशन के अंदर में एक अमेंडमेंट आया है, इस साल अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पढ़ाई ना हो, तो ध्यान से सुनिए। देखिए क्या हुआ है, इंग्लैंड वेसल एक्ट 2021 के अंदर में ये कवरेज किया गया है। अब देखिए, अब तक के जो टनेज टैक्सेशन स्कीम है वो सिर्फ ओशन गोइंग शिप्स के लिए ऊपर अप्लाई होती है। तो द टनेज टैक्सेशन स्कीम करंटली अप्लाई ओनली टू द ओशन गोइंग शिप। अब जहां जहां पे भी टनेज टैक्सेशन चैप्टर में ओशन गोइंग शिप वर्ड इंक्लूड किया गया है, वहां पे इनलैंड वेसल को भी क्या किया गया है? कवर किया गया है, राइट। तो जहां जहां पे भी ओशन गोइंग शिप्स को कवर किया गया है, वहां पे इनलैंड वेसल्स को भी क्या किया गया है? कवर किया गया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इनलैंड वेसल के ऊपर भी अब टनेज टैक्सेशन स्कीम लगेगा। यस और नो? यहां पे एक और अमेंडमेंट आया है फॉर पासिंग द टाइम लिमिट फॉर ग्रांटिंग
और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर टनेज टैक्सेशन। बेसिकली टनेज टैक्सेशन जब भी आपको अप्लाई करना होता है, दैट इज इंडियन शिपिंग कंपनीज जब भी टनेज टैक्सेशन के लिए अप्लाई करती है, इस एप्लीकेशन के बाद डिपार्टमेंट का एक टाइम लिमिट होता है जब तक कि वो ऑर्डर पास करेंगे। यहां पे आया है चेंज, देखिएगा। द ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द अप्रूवल फॉर टनेज टैक्सेशन स्कीम वाज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 1/4/25 ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच सच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो पहले जिस मंथ में एप्लीकेशन किया था उस मंथ के एंड से 1 महीने में ऑर्डर पास करना था। अब जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन किया है उस क्वार्टर एंड से 3 months के अंदर में आप क्या करना है, अपना ऑर्डर पास करना है। कौन? एओ। क्या कि आप टनेज टैक्सेशन स्कीम में है या नहीं है। तो द ऑर्डर कब, क्या बोला है, ऑर्डर कब पास किया जाएगा? विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो जब भी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ वहां से जो भी क्वार्टर एंड है वहां से 3 months के अंदर में आपको क्या होगा, एओ का ऑर्डर आएगा कि क्या आप टनेज टैक्सेशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या टनेज टैक्सेशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। सर आपको क्या लगता है टनेज टैक्सेशन स्कीम एग्जाम के अंदर में आ सकता है क्या? वेल, अगर आप मुझसे पूछे, टनेज टैक्सेशन स्कीम एक टॉपिक दिया तो है आपके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में, लेकिन जनरली ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। अब गॉड ओनली नोस अमेंडमेंट हुआ है तो शायद पूछ ले, स्पेशली टाइम लिमिट पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू पार्ट। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है दोनों भी पार्ट, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ भी सकता है। यस, चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। हाँ जी सर, चलिए यहां से चालू करते हैं इंटरनेशनल टैक्स के अमेंडमेंट। इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में वैसे तो बहुत कम अमेंडमेंट आते हैं, जनरली जब भी आते हैं या तो ये बार में आएंगे, है ना, बोर्ड ऑफ एडवांस अथॉरिटी, या तो डीटीडब्ल्यू में आता है, एनआर में आता है, या तो टीपी में आता है। इनके अलावा कहीं पे भी नहीं आते। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआर टैक्सेशन की। एनआर टैक्सेशन की सेक्शन 9 दैट इज बिजनेस कनेक्शन के अंदर में क्या किया है, अमेंडमेंट आया है। अब अमेंडमेंट समझते क्या है। आप सभी को पता है कि बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, करेक्ट। अब यहां पे जो डीम्ड बिजनेस कनेक्शन है, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन कब माना जाता है? जब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां हो, इंडिया में। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में कब माना जाता है? जब आप दैट इज नॉन रेसिडेंट गुड्स सेल कर रहा है मोर देन 2 crore रुपीज, या फिर इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर 3 लाख से ऊपर है, तो माना जाता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ दैट नॉन रेसिडेंट इज इन इंडिया। बराबर है। अब इसमें क्या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नहीं माना जाएगा, वो अमेंड हुआ है। द एक्टिविटीज ऑफ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया विच आर कन्फाइंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट shall not constitute significant economic presence of such non-resident in India। आप में से कुछ लोग जिन्होंने ये सेक्शन पहले भी पढ़ा है वो ये बोलेंगे कि सर वैसे भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गुड्स परचेज करता था फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट तो इसे बिजनेस कनेक्शन माना ही नहीं जाता था। सवाल ये था, चलो बिजनेस कनेक्शन तो नहीं मानेंगे, पर क्या इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा? तो लॉ बोलता है ना तो इसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और ना ही इसे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। तो बेसिकली अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है, गुड्स परचेज करता है और इसे एक्सपोर्ट कर देता है, तो ना तो ये बिजनेस कनेक्शन है ना ही ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। तो बिजनेस कनेक्शन तो ये था ही नहीं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी इसे नहीं माना जाएगा। यही अमेंडमेंट है। यस, एक और जगह अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 9A। अब ये सेक्शन 9A क्या है मैं आपको बताता हूं। एलिजिबल फंड मैनेजर, नॉन रेसिडेंट का अगर इंडिया में कोई एलिजिबल फंड मैनेजर है और वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाता। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है। इस कंडीशंस के अंदर में अमेंडमेंट आया है। हर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तो और ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है। हमने यहाँ पे सिर्फ अमेंडमेंट वाला पार्ट कवर करा है कि क्या अमेंडमेंट है। पहली बात, ये जो एग्जम्पशन है टू एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030। पहले ये 2025 तक के एग्जाम था, अब ये 2030 तक के एग्जाम थे। अब आते हैं दूसरी पार्ट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट फंड की जो कंडीशन है वो पढ़िए। द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फंड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड एज ऑन 1st April एंड 1st October ऑफ द प्रीवियस ईयर। राइट। अब ये जो 1st April एंड 1st October है ना, यही अमेंडमेंट है। पहले क्या होता था, जो एग्रीगेट पार्टिसिपेशन देखा जाता था वो सिर्फ 1st April को देखा जाता था। अब यहां पे एग्रीगेट पार्टिसिपेशन जो है 5% का, वो 1st April को भी देखेंगे एंड 1st October को भी देखेंगे। तो पहला तो यही अमेंडमेंट हो चुका है। हाउएवर, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिसिपेशन और इन्वेस्टमेंट इन द फंड,
एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एलिजिबल फंड मैनेजर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर मान करके चलिए जो एग्रीगेट पार्टिसिपेशन है बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए कॉर्पस के। मतलब जो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन है इंडिया के वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट फंड के। अब जब ये 5% काउंट किया जाएगा तो फंड मैनेजर के फंड्स को काउंट नहीं किया जाएगा जो फर्स्ट 3 years में आए हैं और इसकी वैल्यू अगर 25 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही। तो बेसिकली जो फंड मैनेजर ने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो भी तो रेसिडेंट है, फंड मैनेजर ने जो खुद इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है ना मालिक वो 25 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा इन द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, तो ये 5% में काउंट नहीं किया जाएगा। फर्दर इफ द एग्रीगेट पार्टिसिपेशन exceeds 5% as on 1st April and 1st October, the condition mentioned above will deem to be satisfied if the fund reduce the aggregate participation to 5% or less within 4 months from 1st April or 1st October of such previous year as the case may be। अब उन्होंने एक और बात बोली, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन का भी गेम वहां पे लेकर के आया। उन्होंने बोला चलो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि फंड का जो रेसिडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड में वो 5% से ऊपर चले जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी बार चले भी जाए, तो फंड को मेक श्योर करना है कि वो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस किया जाए टू 5% विद इन 4 months फ्रॉम 1st April और विद इन 4 months फ्रॉम 1st October। तो बेसिकली 5% से ऊपर पहली बात तो जाना नहीं चाहिए। 5% से ऊपर चले भी गया तो 4 महीने के अंदर में यू हैव टू मेक श्योर कि वो 5% से नीचे आ जाए वापस। दीज आर दी अमेंडमेंट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर आपको क्या लगता है ये एलिजिबल फंड मैनेजर का जो अमेंडमेंट है ये रिलेवेंट है क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, कई साल हो चुके हैं। अगर उन्हें टफ पेपर बनाना हुआ तो शायद ये पूछा जा सकता है। क्या याद रखना है? पहली बात, जब हम 5% का कंट्रीब्यूशन काउंट करते रहेंगे, फंड मैनेजर ने जो पहले 3 साल का कंट्रीब्यूशन किया है नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 5% से ऊपर अगर चले भी गए तो आपको विद इन 4 months फ्रॉम 1st April और विद इन 4 months फ्रॉम 1st October उसे वापस से क्या करना है, रिड्यूस करना है। काम खत्म। तीसरा अमेंडमेंट ये सेक्शन 2025 के लिए एप्लीकेबल, 2025 तक एप्लीकेबल था, इसे 2030 कर दिया गया है। 3 अमेंडमेंट यहां पे हुए हैं मालिक। नेक्स्ट आता है 1023 FE। ओके, ये सेक्शन भी 1023 FE का जो एग्जम्पशन था ये भी 2025 तक के था, इसे भी 2030 तक के क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। ये हुआ पहला अमेंडमेंट। दूसरा अमेंडमेंट सॉवरेन वेल्थ फंड को लेकर के हुआ है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज अर्न बाय सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट। As per the amendment, long-term capital gain for this purpose shall include long-term capital gain which is deemed as short-term capital gain under section 50AA। अब देखिए ये क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा, आसान भाषा में समझाता हूं। सॉवरेन वेल्थ फंड जो इंडिया से इंटरेस्ट कमा रहे थे, राइट, तो आपके सॉवरेन वेल्थ फंड इंडिया से क्या कमा रहे थे, इंटरेस्ट कमा रहे थे, डिविडेंड कमा रहे थे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे थे। ये तीनों की तीनों क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है, बराबर है। अब यहां पे सेक्शन 50AA का क्या रोल है वो समझ लेते हैं। सेक्शन 50AA एक डीमिंग फिक्शन है। सेक्शन 50AA एक डीमिंग फिक्शन है जो कहता है कि अगर स्पेसिफाइड एसेट सेल किए, स्पेसिफाइड एसेट सेल किए, जो हमने अमेंडमेंट लेक्चर 1 के अंदर में भी कवर किया है, अगर आपने स्पेसिफाइड एसेट सेल किए तो इस पे आने वाला गेन हमेशा क्या माना जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको याद है मैंने कुछ याद रखने बोला था, क्या याद रखने बोला था कि डेप्रिसिएबल एसेट जब भी सेल होगा या 50AA में लिखे हुए एसेट जब भी सेल किए जाएंगे, इस पे नेचर ऑफ गेन हमेशा क्या आएगा, शॉर्ट टर्म। अब आप मान के चलिए होल्डिंग पीरियड अगर मोर देन 24 मंथ्स है तो असेट का नेचर तो लॉन्ग टर्म हुआ। होल्डिंग पीरियड अगर मोर देन 24 मंथ्स है, असेट का नेचर तो लॉन्ग टर्म हुआ। लेकिन 50AA वाला असेट है तो आपका नेचर ऑफ गेन क्या हो गया, शॉर्ट टर्म। होल्डिंग पीरियड के हिसाब से नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म हुआ लेकिन टाइप ऑफ गेन शॉर्ट टर्म हो गया, बराबर है कि नहीं। इस एनामली को रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, हम इसमें ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50AA में आया है वो भी मानेंगे। मतलब अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूं, सॉवरेन वेल्थ फंड को अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 50AA के हिसाब से तो वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म तो एग्जम्प्ट था ही,
पर अगर सॉवरेन वेल्थ फंड को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है 50 AA के हिसाब से, वो भी एग्जाम्प्ट होगा 1023 FE में। चेक कर लीजिए। देन अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। एनआर की कुछ इनकम एग्जाम्प्ट है। ये टेबल आपको आपके मॉड्यूल में दिया है, यही टेबल हमने हमारा कंसाइज में भी रखा हुआ है, चाहे आपने रेगुलर लिया हो, फास्ट ट्रैक लिया हो, आपने ये अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़े हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, या देखना है तो आप देख भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहला 10(4)(f) रॉयल्टी इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट और शिफ्ट पेड बाय अ यूनिट इन आईएफएससी। तो देखो, आईएफएससी यूनिट क्या करता था? लीज पे करता था। किसको पे करता था? एनआर को पे करता था। काय के लिए पे करता था? फॉर लीज ऑफ एयरक्राफ्ट और शिप। तो जो आईएफएससी यूनिट लीज पे करता था एनआर को फॉर लीज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप, ये एग्जाम्प्ट हुआ करता था 2025 तक के। इसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है, 2030 तक के ये एक्सटेंशन कवर किया गया है। तो ये एक्सटेंशन पहले 2025 तक के था, उसको 2030 कर दिया। सिमिलरली, अगर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज प्राइमरीली इन द बिजनेस ऑफ लीज ऑफ एन एयरक्राफ्ट विच हैज कमेंस ऑपरेशन अप टू 2025, इसको भी 2030 कर दिया गया है। तो 10(4)(h) का जो एग्जम्पशन एनआर को मिला करता था, बीइंग यूनिट इन आईएफएससी एंड एंगेज इन लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, इसका भी एग्जम्पशन 2025 से लेकर 2023 तक के एक्सटेंड कर दिया गया है। 10(34)(b) डिविडेंड फ्रॉम कंपनी बीइंग यूनिट इन आईएफएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर कोई यूनिट है आईएफएससी में जो लीज ऑफ एयरक्राफ्ट बिजनेस के अंदर में है, ये डिविडेंड देती थी, तो ये डिविडेंड एनआर के हाथ में क्या होता था? एग्जम्प्ट होता था। इनफैक्ट अगर कोई शिप लीजिंग कंपनी भी है जो यूनिट इन आईएफएससी है, शिप लीज कर रही है, ये कंपनी भी अगर एनआर को डिविडेंड दे, एग्जम्प्ट है। तो अब यहां पे एयरक्राफ्ट की जगह शिप लीजिंग वर्ड को क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है 10(4)(e) एनी इनकम अक्रूड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेसिकली डिविडेंड ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंटर्ड इनटू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ आईएफएससी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो मान करके चलिए, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट, या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पे या ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो एंटर किया गया है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ आईएफएससी के थ्रू, ये भी इनकम एनआर के हाथ में क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो मान के चलिए, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट किसको देता है? एनआर को देता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बीइंग यूनिट ऑफ आईएफएससी ये नॉन रेसिडेंट को देता है। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ये एनआर को देता है। क्या देता है बेटा? डिविडेंड। तो एनआर के हाथ में ये क्या है बेटा? एग्जाम। कौन से सेक्शन में? 10(4). तो पहले सिर्फ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए था, अब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑपरेटिंग इन आईएफएससी या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो यूनिट ऑफ आईएफएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईएफएससी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अगर एनआर को कभी भी डिविडेंड देते हैं तो ये एग्जाम्प्ट है। चेक कर लीजिए मालिक। तो बेसिकली 2 सेक्शन में डेट को एनहांस किया गया है। लास्ट सेक्शन में डिविडेंड आ रहा है ऐसे आईएफएससी यूनिट से जो लीज ऑफ एयरक्राफ्ट में है या शिप लीजिंग में है, उनकी भी इनकम को एग्जाम्प्ट किया गया है। और 4(e) में बोला है कि अगर एनआर को डिविडेंड मिलता है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ने लाया है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने लाया है, ये डिविडेंड एग्जाम्प्ट है किसके हाथ में? एनआर के हाथ में। हाँ जी, 115(a)(d) एक ऐसा सेक्शन जो एनआर टैक्सेशन में पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या किया गया है? यहां पे स्पेसिफाइड फंड से रिलेटेड अमेंडमेंट आया है, ध्यान से सुनना। वेयर स्पेसिफाइड फंड इज एन इन्वेस्टमेंट डिविजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट विच हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन बिफोर 2025 कर दिया गया है। तो यहां पे पहले ऐसी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं थी, अब यहां पे ऐसी स्पेसिफिक डेट ला दी गई है। अगर कोई स्पेसिफाइड फंड इज इन्वेस्टमेंट डिविजन ऑफ एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, राइट, अपना ऑपरेशन कमेंस कर चुके हैं बिफोर 2025, दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द OBU एंड सच इनकम शैल बी कैलकुलेटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वो बोलते हैं, मान के चलिए अगर कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है, मतलब फॉरेन बैंकिंग यूनिट, राइट,
जिसने अपना ऑपरेशन कब से पहले चालू कर दिया है, 31 मार्च 2025 से पहले चालू कर दिया है, उसकी उतनी ही इनकम हम कंसिडर करेंगे जितनी इनकम एक पर्टिकुलर मैनर में कंप्यूट की जाएगी, और ये मैनर अभी तक के प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने बोला कि भैया ये जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है जिसने अपने ऑपरेशन 31 मार्च 25 से पहले कर दिया, इसकी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे एक मैनर में। हालांकि वो मैनर ऑफ कैलकुलेशन क्या है ये अभी तक के नहीं आया है। नेक्स्ट, where total income of specified fund includes any income in respect of securities given in A, the rate of surcharge and HEC is nil। मान करके चलिए अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है, राइट, जो कहां लिखा हुआ है 4D में लिखा हुआ है, तो 4D में लिखा हुआ अगर कोई स्पेसिफाइड फंड है, उनको कोई ऐसी इनकम आ रही है जो सिक्योरिटीज से आ रही है, विच इज गिवन इन 115 AD 1A, तो इसके ऊपर सरचार्ज और HEC का रेट क्या लगेगा, नील। तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफाइड फंड है जो 10(4)D में लिखा हुआ है, 10(4)D में लिखा हुआ स्पेसिफाइड फंड को अगर इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी आती है, इस पे सिर्फ टैक्स लगेगा, सरचार्ज एंड HEC नहीं लगेगा। क्लियर है मालिक? हालांकि इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अब तक आया नहीं है, शायद इंस्टीट्यूट बना के दे तो हो सकता है मजा आ जाए। सर एनआर टैक्सेशन में आपको क्या लगता है कि अब तक हमने जितना पढ़ा इसमें से कुछ पॉइंट रिलेवेंट है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है ये 1023 FE रिलेवेंट है। अब तक जितने अमेंडमेंट हमने पढ़े एनआर में वो ये 1023 FE रिलेवेंट है। मुझे ये तो इतने ज्यादा रिलेवेंट ही नहीं लगते क्योंकि इनमें दो जगह तो सिर्फ ईयर को एक्सटेंड किया गया है। 115 AD में मुझे ये पॉइंट जो लास्ट में आया है ना ये रेलेवेंट लगता है, बट देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटी जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सके। एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट उसमें से हमने क्या चल रहा है वो अभी तक के अपने को पता नहीं है, इसलिए अभी अपन सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि कंफर्म आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो 44 BPD आई से इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में स्पेसिफिक सर्विसेज में एंगेज है या टेक्नोलॉजी बिजनेस में है, तो इनकी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे निकल सकती है। तो जैसे अगर आपको याद हो एनआर शिपिंग बिजनेस में है तो इसकी इनकम 5% कंसिडर की जाती है, सॉरी शिपिंग बिजनेस में है तो आपका 7.5% कंसिडर किया जाता है, एयरक्राफ्ट में है तो 5% कंसिडर किया जाता है ऑफ टर्नओवर। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एनआर काय में एंगेज है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इन इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स इन इंडिया। बेसिकली सैमसंग जैसी कंपनी को बेनिफिट है, ओप्पो जैसी कंपनी को है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहाँ पे बनाती है या मैन्युफैक्चर करती है, सेटिंग अप करती है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स को या मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को। 25% ऑफ ग्रॉस रिसीट शैल बी कंसिडर्ड एज पीजीबीपी। जो भी ग्रॉस रिसीट है इसका 25% स्ट्रेट अवे क्या माना जाएगा, पीजीबीपी माना जाएगा। यस और नो? इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा ग्रॉस रिसीट इंटू 25% इज पीजीबीपी, गेम ओवर। यस और नो? If services or technology is provided to resident company which established operation or manufacturing facility, a connected facility for manufacture of electronic goods, the resident company satisfies such condition as may be prescribed, तो आपका PGBP कैसे कंप्यूट किया जाएगा, 25% ऑफ ग्रॉस रिसीट। तीन अलग अलग कंडीशन दी है। The provision of 44DA and 115A shall not apply in respect of amount referred to this section। अगर आप इस सेक्शन के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं तो 44DA एंड 115A की प्रोविजन को समझना जरूरी नहीं है। तो मान के चलिए एनआर है, राइट, एंगेज्ड इन द सर्विसेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया होता है, इनका ग्रॉस रिसीट है 100, पीजीबीपी हो जाएगा 25। खत्म। बेटा चलो, यस सर।
आ जाते हैं एक और चैप्टर के अमेंडमेंट पे, ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आप देख रहे होंगे सब कुछ लाल है, तो सर क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग में इतना बड़ा अमेंडमेंट? तो देखो, अमेंडमेंट जो आया है बेसिकली रेफरेंस टू टीपीओ में आया है। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग निकालते नहीं जम रहा है, आप मतलब यहाँ पे रेफर कर रहे हैं हम एओ को, तो अगर एओ को कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या कैलकुलेट करने में, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने में, तो ही हैज द पावर, ही कैन रिफर द मैटर टू टीपीओ, और टीपीओ को रेफर करने का पावर, और टीपीओ किस तरीके से फिर ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट करेगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है 92 सीए के अंदर में। अब ध्यान से सुनिए, देखिए होता क्या था, जब भी हम लोग कोई एएलपी कंप्यूट करते हैं, जब भी हम लोग कोई एएलपी दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस को कंप्यूट किया जाता है, उसे उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए माना जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कंप्यूटेशन एएलपी को रेफर किया गया था। अब मान के चलिए मैंने इस साल का मैटर एएलपी कैलकुलेशन का टीपीओ को रेफर किया, अब वो मैटर किसके लिए एप्लीकेबल है, इसी साल के लिए एप्लीकेबल है। अगले साल वापस से मेरा मैटर टीपीओ के पास जाएगा, वापस से वो वही काम करेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो सेम ही है ना, वॉल्यूम्स में गो अप एंड डाउन, बट फिर ट्रांसफर प्राइसिंग तो वैसे ही कैलकुलेट होगा। अब ये बार बार मैटर अलग अलग साल के लिए टीपीओ के पास जाए और टीपीओ बार बार एक ही चीज करता रहे एक ही एसएससी के लिए, तो ये तो इररिलेवेंट पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहला अमेंडमेंट को यहां लाया, उन्होंने बोला कि देखो भाई, अगर आर्म्स लेंथ प्राइस टीपीओ कैलकुलेट कर रहा है, तो ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस है ये 2 ईयर्स के लिए, कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स के लिए क्या किया जा सकता है, सेम रखा जा सकता है। ये जो आर्म्स लेंथ प्राइस का मैकेनिज्म है, या जो ये आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन है, इसे कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स के लिए सेम रखा जा सकता है। कब? वो लिखा है कंडीशन के साथ। पहला पॉइंट सुनिए, तो सबसेक्शन 3B को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। उन्होंने बोला भैया सेम एएलपी को नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आप रख सकते हो। चेक कीजिए, द एएलपी डिटरमाइंड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल अप्लाई टू सिमिलर ट्रांजैक्शन फॉर 2 consecutive years immediately following the such previous year if conditions is satisfied। कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो जो इस साल का निकला वो अगले साल 2 साल भी चला लेना। कंडीशन नंबर 1, द एसएससी एक्सरसाइज इन सच फॉर्म एंड मैनर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड ऑप्शन। आप एसएससी ने सबसे पहले एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, खुद फॉर्म के अंदर में एक ऑप्शन को टिक करना है कि मुझे चलेगा ये 2 साल तक के। पॉइंट नंबर 2, टीपीओ शैल विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज डिक्लेयर दैट सच ऑप्शन इज वैलिड। तो आपने एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करने के बाद टीपीओ क्या करेगा, 1 मंथ के अंदर में बता देगा हाँ भैया ये एप्लीकेशन सब सही है और मैं इस को वैलिड कर रहा हूं, तो जो मैं टीपी निकालूंगा उसको अगले 2 साल के लिए भी, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। हालांकि ये जो टीपी निकालने का तरीका है ये सर्च एंड सीजर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या, ये जो टीपी निकाला, मान के चलिए आपने इस साल का टीपी निकाला 100, अगले साल सर्च हो जाती है, तो कैन दिस 100 बी टेकन एज टीपी? द आंसर इज नो। पॉइंट नंबर 2, फॉर सच 2 प्रीवियस ईयर नो रेफरेंस फॉर कंप्यूटेशन शैल बी मेड। अब ये 2 साल के लिए आपको हमने निकाल के दे दिया, 2 साल इधर आने का नहीं। कंडीशन नंबर 3, however if any reference is made in such scenario before or after the above declaration by TPO it shall be assumed that no reference is made। मान के चलो इसके बावजूद भी अगर आपने कोई रेफरेंस दे भी दिया है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई रेफरेंस हुआ नहीं है। क्लियर है जी मालिक? तो पहला अमेंडमेंट क्या आया है, पहला अमेंडमेंट आया है कि भैया जो एएलपी निकाला है किसने, टीपीओ ने, उसे अगले 2 साल के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है अगर आपने एप्लीकेशन लिख करके दे दिया, और जब आपने एप्लीकेशन दिया उस मंथ के एंड से 1 मंथ के अंदर में टीपीओ ने बोल दिया हाँ ये वैलिड है, 2 साल के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, अब टीपीओ जो भी कैलकुलेट करेगा उसको अपना ऑर्डर किसको देना पड़ता है, एओ को देना पड़ता है कि भैया देख मैंने ये एएलपी निकाल दिया और अब मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं कि तू अब इस हिसाब से असेसमेंट कर, बराबर है कि नहीं? तो एओज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन रिसीविंग द ऑर्डर। Upon receiving the TPO's order, AO shall compute the total income for such consecutive previous year. Further, Section 155 has been amended to provide that AO shall amend the order of assessment or intimation in conformity with the ALP so determined, tracking into account the direction issued by under Section 144C, and such recomputation shall be done within 3 months from the end of the month in which assessment is complete in case of assessee for such previous year. Okay, अब जरा ध्यान से सुनना, जो आपने एएलपी निकाल के ऑर्डर किसको दे देना है, एओ को पकड़ा देना है। अब एओ क्या मेक श्योर करेगा, एओ मेक श्योर करेगा कि जो भी आपका ऑर्डर आया है राइट, उस हिसाब से वो क्या करे, एएलपी को डिटरमाइन करे, वो मेक श्योर करे जो भी डायरेक्शन उसको डीआरसी से इशू हुए हैं अंडर सेक्शन 144C वो उसको भी कंप्लाई करे, है, और फाइनली वो रिकम्प्यूट करे आपकी टोटल इनकम कंसीडरिंग द एएलपी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट इज कंप्लीट इन केस ऑफ असेसिंग। 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच असेसमेंट इज कंप्लीट, वो क्या करे, मेक श्योर करे कि ये हो रहा है। एक सबसेक्शन 11 भी ऐड किया गया है,
power to remove difficulty if arise before the board. If any difficulty arise, the board may within the previous approval and guideline for the purpose of removing the difficulty, they may issue the order, but no such guideline shall be made after the expiry of 2 years from 2026. अगर इस सेक्शन में कोई गाइडलाइन लेकर के भी आना है तो 2026 के 2 साल के अंदर में लेकर के आना होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट के पास, बोर्ड के पास ये पावर नहीं रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिलेवेंट, ये पॉइंट ये नहीं याद रखो तो भी चलेगा, ये नहीं याद रखो तो भी चलेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट रिलेवेंट है। ये ALP जो निकाला उससे 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यस, एवरीबॉडी डन? चलो चेक कर लो एक बार। तो यस सर, यहां हमारे CA फाइनल के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट होते हैं। ये अमेंडमेंट लेक्चर्स पे बहुत मेहनत लगी है, अगर आपको लगा कि ये वैल्यूएबल है तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, हम लोग जुडिशियल अपडेट भी कल तक के अपडेट कर देंगे इसी चैनल के ऊपर। CA विजय साडा के ऊपर आपको चार्ट रिवीजन भी मिल जाएंगे, जुडिशियल अपडेट भी मिल जाएंगे, ABC एनालिसिस भी मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बात मैं आप सभी को फिर से बता दूं, अमेंडमेंट लेक्चर तो हमने खत्म कर दिया, आप मेक श्योर कीजिएगा आप फ्रेश बुक ही पढ़े, आप नए क्वेश्चन ही सॉल्व करें और अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से देख कर जाए। ये अमेंडमेंट्स बड़े बड़े चैप्टर्स के अंदर में हुए हैं इस बार, और इस अमेंडमेंट को देख करके बहुत सारे लोग शायद डर भी जाए कि और मतलब अमेंडमेंट्स को ही 4 घंटे लगते हैं। बट मैं आपको बताता हूं, अगर इससे कम कुछ भी टाइम लग रहा है तो या तो उनमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए ही नहीं है जेन्युइनली स्पीकिंग, या तो अमेंडमेंट्स को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया है। आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये जितने भी अमेंडमेंट्स है ये सब आपकी बुक्स में बन जाए, है ना। इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स क्योंकि बाद में टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से आए हैं तो हमारे कंसाइज में भी नहीं होंगे, तो मैं बच्चों को रेफर करूंगा कि भैया प्लीज उसको इसके साथ साथ रीड करें ताकि आपको सारे अमेंडमेंट समझ में आ जाए। एग्जाम से पहले इन अमेंडमेंट्स को जरूर देख करके जाइएगा। बाकी आपको कुछ लगता है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। और आप अपना ध्यान रखें, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।